दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का है। आपको जैसा कि पता है कि चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो या फिर 3 में, सभी के लिए चाहे आप 1 में हो, 2 में हो या फिर 3 में, जो आपका सेक पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका सारा ही क्वेश्चन या फिर सिलेबस के लिए तो सेम ही है, ठीक है। तीनों सेमेस्टर के लिए सेम आपका सिलेबस है, तो तीनों भी सेमेस्टर में आप लोग ये क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं। सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट का भी एग्जाम चल रहा है, तो उनके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चक्रवात प्रकोप क्या है, इसके कारणों एवं प्रभावित क्षेत्रों की विवेचना करें। चक्रवात प्रकोप क्या है, इसके कारणों एवं प्रभावित क्षेत्रों का विवेचना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जब पीडीएफ चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसकी भूमिका को एक बार समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करती है। जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदा क्या है, जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ठीक है, चक्रवात हो गए, सारे क्या है तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। कहा जा रहा है कि मानव जीवन को यह गंभीर संकट उत्पन्न करती है। इनमें चक्रवात एक अत्यंत विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जो मुख्यतः समुद्री क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। जो भी प्राकृतिक आपदाएं उनमें से एक चक्रवात भी है, जो अत्यंत विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है और जो मुख्यतः समुद्री क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। चक्रवात के कारण तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा, समुद्र से ऊंची लहरें और बाढ़ जैसी स्थितियां बनती है। तो ये सारे क्या है तो प्रभाव है। ये जो आप चक्रवात सुन रहे हैं, इसका ये सब क्या है तो प्रभाव है। इससे क्या होता है, तेज हवाएं चलती है, मूसलाधार बारिश होता है, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती है, ठीक है, जो बाढ़ जैसी स्थितियां बनाता है। इससे जनधन की भारी हानि होती है और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इससे क्या है तो जैसे अगर मान लीजिए चक्रवात उठा है, ठीक है, चक्रवात किसी भी समुद्री इलाके में उठा है तो कहीं ना कहीं जाकर के टकराएगा ही टकराएगा, बिना टकराए वो चक्रवात खत्म नहीं होता है। तो किसी ना किसी क्षेत्र में जाकर टकराएगा और जिस भी क्षेत्र से वो जाकर टकराएगा, खत्म होगा, उस पूरे क्षेत्र को विनाश के अंदर में ढकेल देगा, मतलब पूरा तरह से उसको विनाश कर देगा। इसी इसी के लिए कहा जा रहा है कि इससे क्या होता है, बहुत तेज हवाएं उठती है, मूसलाधार वर्षा होता है, समुद्र में ऊंची लहरें उठती है और बाढ़ जैसी स्थितियां बनती है। इससे जनधन की भारी हानि होती है और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये हमने एक छोटा सा भूमिका को समझ लिया चक्रवात प्रकोप के बारे में। आगे जो हम एक और क्वेश्चन करवाएंगे, वहां पर आप देखेंगे और क्वेश्चन हम करवाएंगे जहां पर आप जो प्रकोप और जो आपदा है दोनों के बीच में फर्क को समझ पाएंगे। आगे इस क्वेश्चन का आंसर को देखते हुए कि चक्रवात प्रकोप क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि चक्रवात प्रकोप से तात्पर्य उस स्थिति से है जब समुद्र के ऊपर बना अत्यंत शक्तिशाली निम्न वायुदाब क्षेत्र तेज गति से घूमने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों से टकराता है। अब इस चीज को हम अपनी भाषा में आपको समझाते हैं। चक्रवात क्या है तो वो एक ऐसा स्थिति है, जैसे मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र हो गया। तो जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये जो पानी वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है और गर्म होने के बाद इसका जो वो कह सकते हैं जो भाप है वो भाप बन करके उड़ने लगता है। तो अगर ये भाप बन के उड़ा तो यहाँ पर जो दाब है, जो वायु दाब है वो इसके साथ ही उड़ जाएगा और यहाँ पर जो दाब है वो निम्न दाब बन जाएगा। यहाँ पर क्या है तो प्रेशर जो है लो हो जाएगा, जिसके कारण आसपास की जो हवा है, आसपास का जितना हवा है वो चाहेगा कि अब यहाँ पर हम जाकर के रहे, यहाँ पर जाकर के रहे, यहाँ पर जाकर रहे, ठीक है। तो अचानक से अगर ये भाप बन के जैसे उड़ा, यहाँ पर जो निम्न दाब है वो ऐसा स्थिति बन जाएगा, जिसके कारण जो उच्च दाब वाले क्षेत्र वहां से हवा आकर के यहाँ पर भरना चाहेगा, इस जगह को भरना चाहेगा, जिसके कारण क्या है कि अचानक से जो पानी वो गोल 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 घूमने लगता है और इसी को चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि चक्रवात प्रकोप से तात्पर्य उस स्थिति से है जब समुद्र के ऊपर बना अत्यंत शक्तिशाली निम्न वायुदाब क्षेत्र तेज गति से घूमने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों से टकराता है, इसी को चक्रवात कहा जाता है। इसमें हवा इसमें हवा गोलाकार रूप में बहुत तेज गति से घूमती है। चक्रवात के साथ भारी वर्षा होती है और समुद्र का जल तट की ओर बढ़ता है, जिससे व्यापक विनाश होता है। जिससे क्या तो व्यापक विनाश होता है। तो ये आपका क्या है, चक्रवात प्रकोप हो गया। किस तरह से चक्रवात प्रकोप होता है और किसको कहा जाता है, अगर आसान भाषा में इसको समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस तरह से कह सकते हैं, समुद्र से आने वाली बहुत तेज आंधी, बारिश और लहरों का एक साथ आना ही चक्रवात प्रकोप है। समुद्र से एक साथ बहुत तेज आंधी आता है, बहुत तेज बारिश आता है और जो बहुत सारी लहरें आती है, इसका एक साथ प्रवेश करना ही क्या है तो चक्रवात प्रकोप कहलाता है। अचानक किसी भी तट में जाकर के ये टकराता है तो उसी को चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। और चक्रवात कैसे बनता है इस चीज को हम आपको बता दिए। आगे देख लेते हैं हम लोग चक्रवात के प्रमुख कारण को। चक्रवात के प्रमुख कारण क्या क्या है। पहले जो इसका कारण चक्रवात होने का वो है समुद्र के तापमान में वृद्धि। समुद्र के तापमान में वृद्धि होने से चक्रवात आने की संभावना बनती है, ठीक है। कहा जाता है कि जब समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक लगभग 26 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है, जब सामान्य से अधिक अगर समुद्र का तापमान जो 26 डिग्री से आगे चला जाएगा, तब समुद्र का पानी गर्म होकर वाष्पीकृत होने लगता है। तब जो समुद्र का पानी वो गर्म होकर के वाष्पीकृत होने लगता है। यह गर्म और नम हवा हल्की होने के कारण, और ये जो गर्म हवा होता है, जो नम हवा होता है वो हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाता है, ठीक है, ऊपर उठ जाती है।
इससे वायुमंडल में अस्थिरता पैदा होती है, जो चक्रवात के निर्माण की पहली अवस्था होती है। और इससे क्या है, तो वायुमंडल में अस्थिरता पैदा हो जाता है, जो चक्रवात निर्माण का पहला अवस्था है। जिस तरह से हम आपको बताएं कि मान लीजिए ये समुद्र है और यहाँ पर सूरज का प्रकाश पड़ रहा है। ऐसे तो सब जगह सूर्य का प्रकाश पड़ता है, लेकिन जहां पर हमारा पृथ्वी क्योंकि गोल है, तो उस तरह से किसी एक स्थान पर बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो मान लीजिए कि इस स्थान पर अभी सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वहां का जो जल है वो वाष्पीकृत होने लगेगा, वाष्पीकृत होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है निम्न दाब बन जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, निम्न दाब बन जाएगा। लेकिन इधर भी तो हवा है, इधर भी तो हवा है। तो जो यहाँ पर निम्न दाब है, हवा हमेशा उधर चलता है, हवा क्या है, तो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, ठीक है। तो जहां पर निम्न दाब हुआ तो हवा चाहेगा यहाँ पर हम जाकर के भर दे इसको। तो जैसे यहाँ पर भरेगा, क्योंकि ये गति के साथ आता है और यहाँ पर घूर्णन बल लगता है, जो कोरियोलिस बल है, उसके कारण क्या है, तो ये पानी जो है घूमने लगता है और इसी कारण क्या है, तो चक्रवात उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग समझे इसका जो दूसरा कारण है वो है निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण। निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है। गर्म हवा के ऊपर उठने से समुद्र की सतह पर वायुदाब कम हो जाता है। गर्म हवा के ऊपर उठने से क्या होता है, समुद्र की सतह पर जो वायुदाब है वो कम हो जाता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए आसपास की हवा तेजी से उस ओर बढ़ती है। और इस निम्न दाब को भरने के लिए क्या है, तो आसपास में जितनी हवा है उसको वो तेजी से यहाँ पर भरने के लिए बढ़ती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे हवा का घूमना तेज हो जाता है और चक्रवात का रूप ले लेता है। इस तरह से क्या होता है, चक्रवात का ही रूप ले लेता है। तीसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे, इसमें लिखा है पृथ्वी का घूर्णन, कोरियोलिस प्रभाव। इसमें क्या होता है, कोरियोलिस प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी क्यों, देखिए सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, जो सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन ये अपने अक्ष पर भी तो घूर्णन करता है। ऐसे घूमते घूमते तो ये परिक्रमा करता है ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि पृथ्वी का घूर्णन, या फिर जिसको बोलते हैं कोरियोलिस प्रभाव, ये क्या है, एक काल्पनिक प्रभाव है या फिर कह सकते हैं काल्पनिक बल है जो हमें देखने को मिलता है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूमने के कारण चलने वाली हवाएं सीधी ना चलकर घूमने लगती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण कोई भी जो वस्तु है हमें घूमते हुए दिखाई देती है या फिर उसको घूमता हुआ प्रभाव देखने को मिलता है। पृथ्वी के घूमने के कारण चलने वाली हवाएं सीधी ना चलकर घूमने लगती हैं। इसी प्रभाव को कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। और ये जो प्रभाव देखने को मिलता है उसी को कह सकते हैं, अगर जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, तो जो ऊपरी उत्तरी गोलार्ध वो किधर जाएगा, दाहिनी ओर, और जो दक्षिणी गोलार्ध वो हमेशा बाईं ओर घूमेगा, ठीक है। यहाँ पर जो हवा चलती है वो हमेशा बाईं ओर घूमेगी और जो इधर हवा चलता है वो हमेशा दाहिनी ओर चलता है, ठीक है। तो इसी कारण यह इसको कोरियोलिस बल कहा जाता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि पृथ्वी के घूमने के कारण चलने वाली हवाएं सीधी ना चलकर घूमने लगती है। इसी प्रभाव को कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। इसके कारण हवाएं चक्राकार गति में घूमती है और चक्रवात का गोलाकार आकार विकसित होता है। चक्रवात का गोलाकार आकार जो विकसित होता है, इसी कारण ये होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला जो इसका कारण है वो है अधिक नमी वाली वायु। अधिक नमी वाली वायु, समुद्र के ऊपर मौजूद नमी से भरी हवा चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करती है। समुद्र के ऊपर जो नमी वाली हवा है वो चक्रवात को ऊर्जा प्रदान करती है। जब यह नम हवा ऊपर उठती है और ठंडा होकर के वर्षा के रूप में गिरती है तो उष्मा निकलती है, जिससे चक्रवात और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इससे क्या, तो चक्रवात और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। पहले जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेगा क्योंकि वो अब हल्का हो चुका है, जैसे ऊपर जाएगा वो नमी से मिलेगा और नमी से फिर क्या है, तो भारी होकर के फिर वर्षा के रूप में वहीं पर गिरेगा, जिससे क्या है, तो जो चक्रवात है उसको उष्मा मिलता है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एनर्जी मिलता है उसको। तो ये किसका कारण रहा है। अगला इसका कारण चक्रवात का वो है वायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि। आज के समय में वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है। आज के समय में क्या है, तो वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण समुद्र का तापमान भी बढ़ रहा है। इससे चक्रवात अधिक बार और अधिक तीव्रता के साथ आने लगे हैं। इससे क्या है, तो जो चक्रवात है वो कई बार आने लगा है, ठीक है, और बहुत ही तीव्रता से आने लगा है, जिससे उनका विनाशकारी प्रभाव पहले की तुलना में बढ़ गया है। जिससे जो चक्रवात का विनाशकारी प्रभाव था वो पहले की तुलना में अभी ज्यादा देखने को मिलता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं चक्रवात से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र। चक्रवात से जो प्रभावित प्रमुख क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि चक्रवात के क्या क्या कारण है, चक्रवात क्यों आता है, ठीक है, चक्रवात क्या होता है, इससे बारे इन सब के बारे में हमने समझा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों को। पहला जो प्रभावित क्षेत्र वो है भारत के तटीय क्षेत्र। भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो चक्रवात से प्रभावित रहता है। समझेंगे, कहा जा रहा है कि भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के तटवर्ती क्षेत्र चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवात के कारण जान माल की भारी क्षति होती है। तो ये क्या है, जो चक्रवात उससे प्रभावित क्षेत्र है। पहला है भारत का तटीय क्षेत्र। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का जो तटीय क्षेत्र है उसको, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में भी चक्रवात का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। इन देशों के तटीय और डेल्टा क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, और यहाँ का जो तटीय क्षेत्र है फिर जो डेल्टा क्षेत्र वो विशेष रूप से संवेदनशील होता है, क्योंकि यहाँ पर कई बार इस तरह का
घटना को देखा जा सकता है। अगला जो इसका प्रभावित क्षेत्र वो है प्रशांत महासागर क्षेत्र। प्रशांत महासागर क्षेत्र, इसमें कहा जा रहा है कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में फिलीपींस, जापान और चीन के तटीय क्षेत्रों में शक्तिशाली चक्रवात आते हैं। ये सारे जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर के, यहाँ पर जो पश्चिमी भाग है प्रशांत महासागर का, वहां पर फिलीपींस, जापान और चीन से जो तटीय क्षेत्र वहां पर शक्तिशाली चक्रवात आते हैं। टाइफून कहा जाता है, जिनको क्या तो टाइफून कहा जाता है। ये चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं और ये जो चक्रवात है वो अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या तो जो चक्रवात उससे प्रभावित क्षेत्र है। अगला जो चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र वो अटलांटिक महासागर क्षेत्र। अटलांटिक महासागर क्षेत्र तो चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है। कहा जा रहा है कि अटलांटिक महासागर में उत्पन्न चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। जैसे कि चीन वाले क्षेत्र में क्या उसको टाइफून कहते हैं, और ये जो अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है इधर जो चक्रवात आता है इसको हरिकेन कहा जाता है। तो कौन से इलाके में, कौन से देश में या फिर कौन से महादेश में किस तरह के चक्रवातों का किस तरह से नाम रखा गया है वो सारे आप आराम से इसको जान सकते हैं। ठीक है, मेरे और भी वीडियो है वहां पर, एक सेपरेट वीडियो हम बनाए जहां पर आपको पता, चैनल पर एक वीडियो बनाए थे जहां पर आप उस वीडियो को देख करके जान सकते हैं कि कौन से देश में या फिर कह सकते हैं कौन से इलाके में, कौन से क्षेत्र में चक्रवात के प्रकार को क्या क्या नाम दिया गया है, चक्रवातों को क्या क्या नाम दिया गया है। ठीक है, आगे इसमें कहा जाए तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि ये अमेरिका के तटीय क्षेत्रों, कैरिबियन द्वीपों और मैक्सिको की खाड़ी को प्रभावित करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ये जो हरिकेन है वो अमेरिका के तटीय क्षेत्रों जैसे कि कैरिबियन द्वीपों और मैक्सिको की खाड़ी को प्रभावित करते हैं। तो ये क्या है, अटलांटिक महासागर के प्रभावित क्षेत्र हो गए। आगे एक छोटा सा दोस्तों निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार चक्रवात प्रकोप एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसकी तीव्रता और प्रभाव बहुत अधिक होता है। यदि समय पर चेतावनी प्रणाली, मजबूत आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए तो चक्रवात से होने वाली क्षति को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये छोटा सा निष्कर्ष आप लोग लिख सकते हैं, और एक कोट्स को आप लिख सकते हैं जो सुविचार होता है कि चक्रवात से बचाव संभव है बशर्ते समय रहते तैयारी और सतर्कता बरती जाए। तो चाहे तो इसको क्या शुरुआत में लिख सकते हैं या फिर अंत में आप निष्कर्ष के बाद लिख सकते हैं। तो ये क्या है, कोट है। ठीक है, कोट से इसको लिखने से नंबर मिलता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी जरूर से जरूर सेट कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।